गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि क्या क्या कंटेंट है जिसको हम लोग आज डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला हमारा है इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देन पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, लंग्स वॉल्यूम, अप्लाइड फिजियोलॉजी एंड डिसऑर्डर्स। इन सब चीज़ों को हम अब फर्दर डिस्क्राइब करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें हम लोग तो इसमें सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, इन दोनों में फ़र्क देखेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या कोई फ़र्क है या नहीं है। तो ब्रीदिंग जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इनहेलेशन करते हैं और ऑक्सीजन का, और एक्सहेलेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। लेकिन वही अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इस लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है वो सेम है। ब्रीदिंग अगर नहीं होगा तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज का जो डिसोसिएशन है वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ना, उसको हम चाहे वो नेजल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ये सारा आता है। ये सब चीज़ें मिलकर बनाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब हम बात करेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें आएगा हमारा नेजल कैविटी, फेरिंग्स, और जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा हो गया लैरिंग्स, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है। देन हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शंस में कुछ अलग है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इन्हें दो डिवीजन दिया गया है। एक है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करते हैं, और एक है रेस्पिरेटरी फंक्शन जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं पहले रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या क्या है। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं नेजल कैविटी और लंग्स में। नेजल कैविटी जो है हमारा वो उसका पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। हमारा जो नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर है, एनाटमी है, उसमें क्या होता है हमारे नेजल कैविटी में म्यूकोजा होता है और प्लस हेयर भी होता है। तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में है वो इनहेल होने से पहले क्या होगा, वो हेयर की वजह से वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर वो फिल्टर नहीं हुआ तो वो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो उसको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा, और वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा। देन आते हैं हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी कुछ। तो जो हम एयर इनहेल करते हैं तो वो क्या करता है, उसको न्यूट्रल के, अब अगर वो एयर ठंडा है तो उसको क्या करेगा, नेजल कैविटी उसको न्यूट्रल कर देगा ताकि जो हमारा लंग्स है वो अफेक्टेड नहीं हो। और अगर वो गर्म है तो उसको भी क्या, ठंडा हो या गर्म, उसको क्या करेगा, नेजल कैविटी में आते ही वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। देन आते हैं हम लोग ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन इस टर्म के जब हम मतलब नाक का, नेजल कैविटी का एक काम है सूंघना, किसी भी चीज़ को स्मेल को फील करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्फैक्शन। ये भी हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन में आता है। देन आते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ इंस्पायर्ड एयर। और जो टेम्परेचर इंस्पायर्ड एयर हमने लिया, अब वो हमने पहले अभी डिस्कस किया है कि जो इंस्पायर्ड एयर हमने लिया वो ठंडा भी हो सकता है, एज पर क्लाइमेट गर्म भी हो सकता है। तो उसको वो क्या करता है, मॉडिफाइड करके हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये इसका और एक और फंक्शन है एसिड बेस बैलेंस। ये एसिड बेस को भी क्या करता है, बैलेंस करता है।
उसके बाद आते हैं हम लंग्स में। लंग्स का बेसिकली दो फंक्शन है, एक अपटेक इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो अभी हमने कहा ये है रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आते हैं हम लोग नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन में। तो इसमें आ जाएगा एक डिफेंसिव फंक्शन। जो डिफेंसिव फंक्शन कैसे, लंग्स में जो होता है हमारा वो क्या होता है, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जो कि डिफेंस करता है फॉरेन पार्टिकल्स से। उसके बाद आते हैं सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट बाय टाइप 2 एल्वियोलर सेल। और इसका जो लंग्स है वो टाइप 2 एल्वियोलर सेल से क्या करता है, सर्फेक्टेंट का सिंथेसिस करता है। और सर्फेक्टेंट क्या होता है, ये केमिकल है जो कि लंग्स के इनर वॉल पे पाया जाता है और ये लंग्स को कोलैप्स, आपस में कोलैप्स होने से बचाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन 1-2 बाय ACE अकर इन पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम। जो लंग्स है हमारा उसमें क्या होता है, ACE कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन 1 को एंजियोटेंसिनोजेन 2 में। किसके हेल्प से, तो ACE के हेल्प से। उसके बाद आते हैं टेम्परेचर रेगुलेट, टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस विच इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब। एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन कैसे करेगा ये, तो जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के लिए। उसको क्या करता है, एक्सहेलेशन के थ्रू उसको बाहर करता है, तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया। देन हम लोग आएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। उसके बाद आते हैं जो ब्रीदिंग है उसमें कुछ मसल्स इन्वॉल्व है। जैसे अगर हम लोग इंस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, तो कौन कौन से मसल्स है जो इन्वॉल्व है इसमें, तो पहला आता है डायफ्राम जो कि मेजर रोल प्ले करता है, लगभग 75% रोल होता है इसका। देन आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी क्या है हमारा इंस्पिरेटरी मसल है, जब हम सांस लेते हैं इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो ये हेल्प करता है। देन आते हैं एक्सपिरेटरी मसल्स में मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एक्सपिरेटरी में जब हम एक्सपेल करते हैं एयर को, बाहर निकालते हैं एनवायरनमेंट में अपने बॉडी से, तो उससे तो जो मसल्स इसमें हेल्प करता है वो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। उसमें फिर आता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और देन आते हैं हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन पे। पल्मोनरी वेंटिलेशन एक प्रोसेस है कि फ्लो ऑफ एयर इनटू द, जो हम एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो हमारे लंग्स तक कैसे पहुंच रहा है, कितने अमाउंट पे पहुंच रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें कुछ कंटेंट्स है जैसे रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम कि 1 मिनट में हम कितना इनहेलेशन कर रहे हैं और कितना एक्सहेलेशन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग RMB, रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम को जब हम रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम, जो कि 6 लीटर होता है पर मिनट। उसके बाद आते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन जो होता है वो होता है जो टोटल जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, उसको हम माइनस कर देंगे डेड स्पेस से, और फिर जो आएगा हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर देंगे रेस्पिरेटरी रेट से। और फिर ये करने के बाद रिजल्ट फाइनली हमारे पास आता है 4.2 लीटर पर मिनट, यानी कि जो एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है वो 4.2 लीटर पर मिनट होता है, 1 मिनट में 4.2 लीटर होता है। देन आते हैं हम लोग, अब हम बात करेंगे डेड स्पेस की। व्हाट इज़ डेड स्पेस? डेड स्पेस लंग्स में ऐसा स्पेस होता है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता है ड्यू टू द थिक वॉल उसका बहुत ज़्यादा थिक होता है, जिसकी वजह से वो कैपेबल नहीं होता एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। अब डेड स्पेस भी 2 टाइप का होता है, एक एनाटॉमिकल और एक होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल जो नॉर्मल कंडीशन में हर एक इंसान के अंदर वो होगा और वो नॉर्मल है।
और इसका जो वैल्यू होता है वो 150 ml होता है। उसके बाद आते हैं हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कि हमारा लंग्स है, नॉर्मल है, काम कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, लेकिन किसी भी कोई ऐसा कंडीशन आ गया जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड दिस कंडीशन इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल कंडीशन फॉर डेड स्पेस। उसके बाद आते हैं एल्वियोलर डेड स्पेस। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में अमाउंट ऑफ एयर है यानी एयर प्रेजेंट है, बट वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एल्वियोलर डेड स्पेस। हम अगर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है फिजियोलॉजिकल पीडीएस इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस माइनस एल्वियोलर डेड स्पेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पहले तो राइट एट्रियम से आया, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कवा से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल, और वो जब जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमारे लंग्स में तो और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसमें उसके फीचर्स की हम लोग बात करें तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होने का कारण ये है कि पल्मोनरी जो लंग्स में जाता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो उसको बस लंग्स को देना होता है, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या है, प्रेशर कम होता है। उसके बाद इसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, वो ईजिली फ्लो कर जाता है क्योंकि उसका जो वो लिम्बन होता है वो थिन होता है और डिस्टेंसेबल होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग हाई कैपेसिटेंस सिस्टम। हाई कैपेसिटेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, उस मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि वो पूरे होल ऑफ द बॉडी से लेके आता है ना ब्लड इसके, और फिर बॉडी से ला के फिर वो वहाँ पे लंग्स में ले जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, तो इसलिए हाई कैपेसिटेंस होता है। दूसरा होता है द पल्मोनरी वेसल्स आर थिन वॉल्ड एंड कैन बी इजिली डिस्टेंडेड। और इसका जो वेसल्स होता है वो क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है और इजिली डिस्टेंसेबल, यानी कि बहुत आसानी से वो फैल जाता है। दूसरा होता है फिर तीसरा फीचर है द पल्मोनरी कैपिलरी लार्जर देन, हाँ पल्मोनरी कैपिलरीज जो होता है वो लार्जर होता है सिस्टमिक से। दे ऑल्सो हैव रिच और उसके पास जो एनास्टोमोसिस होता है, यानी कि उधर जो जंक्शन होता है उसका हर तरफ से वेसल्स आ रहे होते हैं, एनास्टोमोसिस जो हाईली एनास्टोमोसिस होता है वहाँ पे। फिर हम लोग थिकनेस की बात करें, थिकनेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट वेंट्रिकल इज 1/3 ऑफ एरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका जो थिकनेस होता है वो राइट वेंट्रिकल, एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल का 1/3 थिकनेस होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन की। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसका फंक्शन क्या क्या है। पहला फंक्शन है जो हम सब जानते हैं गैसियस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करता है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक फंक्शन, सिक्रेशन ऑफ एसी बाय कैपिलरी, इसमें मेटाबॉलिक फंक्शन होता है और सिक्रेशन होता है एसी एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम उस कैपिलरी के एंडोथेलियम से। उसके बाद फिल्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट्स। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे हार्ट में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसमें छोटे छोटे एम्बोलाई होते हैं, वो एम्बोलाई अब वो हार्ट में आएगा तो क्या करेगा, वो हमारा हार्ट अफेक्टेड हो जाएगा, तो वो क्या होगा फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो क्या हो जाएगा, छन जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा। तो उसका काम क्या हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ एंड डिसोल्यूशन ऑफ, या तो डिसॉल्व कर देगा या फिल्टर करके उसको बाहर कर देगा। उसके बाद आता है ब्लड रिजर्वायर। ब्लड रिजर्वायर जो जा रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए वो उसको क्या कर रहा है, रिजर्व भी कर रहा है, तो इसका फोर्थ फंक्शन हो जाएगा ब्लड रिजर्वायर। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम पहले तो ये जानेंगे कि इंस्पायर्ड एयर एल्वियोलर और कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। और उससे पहले ये जानेंगे कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर हमारा इन्वायरमेंट जो है उसमें तरह तरह के गैसेस हैं, उस गैसेस में से एक गैस का जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इंस्पायर्ड एयर का क्या, जो ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर 150 mm ऑफ Hg होता है, CO2 का 0.3 mm ऑफ Hg होता है, और एक्सपायर्ड एयर में होता है 160 mm ऑफ Hg और CO2 का होता है 32। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर एट लेवल ऑफ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो दो लेवल पे होता है, एक एल्वियोलर, दूसरा होता है टिश्यू लेवल पे। एल्वियोलर लेवल पे कैसे होता है कि हम इनहेल किए एयर और वो हमारे नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन प्रिंसिपल ब्रोंकस और फिर वो हमारे लंग्स में आया। लंग्स में छोटे छोटे और फाइनली वो पहुंचता है एल्वियोलर सैक में। और एल्वियोलर सैक जो होता है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सराउंडेड होता है कैपिलरीज से, और कैपिलरीज जो होता है कैपिलरीज से, और वो जो ऑक्सीजन हम लोग जो एयर जो हमने इनहेल किया वो क्या होता है डायरेक्टली डिफ्यूज़ करता है। डिफ्यूज़ करना इन द सेंस कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हमारे एल्वियोलर सैक में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। दैट्स वाई जो ऑक्सीजन का ये फ्लो डिफ्यूज़न होता है वो कैपिलरी के थ्रू होता है। ऑक्सीजन कैपिलरी से आया और कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो फिर चला जाता है एल्वियोलर सैक्स में। उसके बाद आते हैं हम लोग O2 ट्रांसपोर्ट। O2 का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है दो बेसिस पे होता है, एक होता है फिजिकल